तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा 2024 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण अंतरिक्ष एवं सौर मंडल। आपको पता है यहाँ से हर हाल में 10 नंबर के प्रश्न आने ही आने हैं, अंतरिक्ष और सौर मंडल दोनों को मिला करके। तो टॉप 100 प्रश्न हम लेकर के आ गए हैं। टॉप 100 प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है। हर सब्जेक्ट के हम टॉप 100 और टॉप 200 प्रश्नों को हम अपलोड कर रहे हैं। तो अंतरिक्ष एवं सौरमंडल दोनों को मिलाकर के हम 100 प्रश्न आपको देने वाले हैं। यही 100 प्रश्न आप करके चले जाइए, आप आराम से 10 नंबर अंतरिक्ष और सौरमंडल से कवर कर सकते हैं, ठीक है। और पेपर में यही प्रश्न आपको छपे मिलेंगे, इसलिए ये पूरी वीडियो आपको देखना है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे और ये आपकी किस तरह से मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, पेडागोजी आपकी गणित पेडागोजी हो गई, आपका पर्यावरण हो गया, आपका सीडीपी हो गया, इन सब की हमने टॉप 200 प्रश्नों की वीडियो बना रखी है। आप चैनल के अंदर जाएंगे, आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी। एमपी टेट फ्री क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना दी है। उसी प्लेलिस्ट में ये सारे के सारे वीडियो वहां पर पहुंच रहे हैं। तो सभी वीडियो आप देख करके जाइए, पूरी प्लेलिस्ट आराम से देख करके जाइए। आप आसानी के साथ में 90 प्लस स्कोर कर जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आपको जरूर दबा लेना है, जिससे कि जितने भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक पहुंच सकें सही समय पर। इसके अलावा 10 तारीख से हर शिफ्ट का हम एग्जाम एनालिसिस भी करेंगे डिटेल में, तो वो भी आप तक पहुंच सके। नीचे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर भी आपको मिल जाएगा, हमारा व्हाट्सएप चैनल का नंबर मिल जाएगा। उस पर आपको अपना नाम लिख करके हाई एमपी टेट वर्ग 3 और मैसेज कर देना है, तो आपको हम ब्रॉडकास्ट में भी जोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। तो पहला प्रश्न है, देखिए, आपका सरल प्रश्न भी आते हैं, कठिन प्रश्न भी आते हैं। शुरुआत में सरल प्रश्न लिए हैं, आगे चल के आपको कठिन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। पहला प्रश्न है, इसरो का पूरा नाम क्या है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है व्यापम के द्वारा भी, और आपके एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 तीनों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। और वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 तीनों एग्जाम के प्रश्नों को हम यहाँ पर एक साथ में कवर करने वाले हैं। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इसरो का पूरा नाम है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई थी। ये भी सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है। इसरो की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो विक्रम अंबालाल साराभाई जी के द्वारा इसरो की स्थापना की गई थी। इन्हें इसरो का जनक कहा जाता है। इसरो का पितामह भी इन्हीं को कहा जाता है, विक्रम अंबालाल साराभाई को। अगला देखिए, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में स्थित है। सीधे फैक्ट वाला प्रश्न है। ये सारे फैक्ट वाले प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पर कवर किया है। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया रितु करिधल को कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये 2022 वाले एमपी टेट वर्ग 3 में पूछा जा चुका है। नई क्वेश्चन बैंक आपको नहीं बनी है, अभी कोई कंपनी नहीं मिल पाई जिसने नई क्वेश्चन बैंक बना पाए। तो पुराने क्वेश्चन बैंक से ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि आपका 70% जो हिस्सा है वो आपका प्रीवियस ईयर के प्रश्नों से ही आने वाला है। और हमने अपनी जितने भी वीडियो बनाई है उन सब में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि 90 प्लस नंबर तो आपके आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि 70 प्रश्न, लगभग 70% जो आपका भाग है वो पीवाईक्यू से ही आने वाला है। तो हमारी प्लेलिस्ट को आपको पूरा देख करके जाना है। तो रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो के सिवन जी को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। आपको याद होगा, जब चंद्रयान 2 जो है आपका दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में आपका असफल हो गया था, तो मतलब कि मोदी जी ने इन्हीं के सिवन जी को अपने गले से लगाया था। उस टाइम वो बहुत भावुक क्षण था, वो आपको याद होगा। तो के सिवन जी को हम क्या कहते हैं? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ये बताना है कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना। भाई इतना तो पता ही होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो भाई तुमको क्या ही कहे, ठीक है ना। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है? कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कर दीजिएगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं ना। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग जी जो है वो चांद पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे। कब रखा था? 21 जुलाई 1970 को इनके द्वारा चांद पर पहला कदम रखा गया था। यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ये नागरिक थे जो कि चंद्रमा पर गए थे। अपोलो 11 से गए थे, ये भी आपको पता ही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म हो जाएगा। स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई थी। स्थापना का आपको डेट याद रखनी है और इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। ये दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है पीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? पीएसएलवी का फुल फॉर्म आपसे पूछा है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये आपका पीएसएलवी का पूरा नाम हो जाएगा। आपसे पीएसएलवी के बारे में बता दिया। जीएसएलवी भी पूछा जाता है, तो जीएसएलवी का नाम याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है। इनमें से एक फुल फॉर्म किसी ना किसी शिफ्ट में आपको जरूर देखने को मिलने वाला है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बनाई गई थी? याद रखना समिति के बारे में पूछा जा रहा है। अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कब बनाई गई थी? तो 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो विक्रम अम्बालाल साराभाई जी के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की 1962 में। क्वेश्चन 12 है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो पहला परमाणु रिएक्टर जो भारत था उसका नाम है अप्सरा। किसके द्वारा बनाया गया? तो बार्क के द्वारा बनाया गया था, 1956 में बनाया गया था। ये डेट भी आपको याद रखनी है। बार्क का फुल फॉर्म आगे आपको देखने को मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की प्रथम अंतरिक्ष महिला कौन थी? आपको याद होगा कल्पना चावला जी जो हैं वो भारत की प्रथम अंतरिक्ष महिला थी। कोलंबिया शटल यान से ये गई थी। वापस आते वक्त दुर्घटना हो गई जिसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न है भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस चक्र जो है वो भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। ये प्रश्न भी आपके एमपी टेट में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पुरुष राकेश शर्मा अंतरिक्ष में कब गए थे? तो 1984 के दशक में जो है ये अंतरिक्ष में गए थे। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? ये प्रश्न पूछा जाता है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री हैं। एक वाक्य याद है यहाँ पर हमको भी पता है। राकेश शर्मा जी से श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पूछा कि बताइए ऊपर से भारत आपको देखने में कैसा लग रहा है? तो उन्होंने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी कि हमारा हिंदुस्तान जो है वो ऊपर से सबसे अच्छा लग रहा है, पूरे जहां से अच्छा लग रहा है हमारा हिंदुस्तान। ये राकेश शर्मा जी के शब्द थे और ये रिकॉर्डेड शब्द हैं। ये शब्द कभी कभी आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको सुनने को मिलेंगे। उनके द्वारा कहे गए थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। 1984 में वे गए थे। क्वेश्चन नंबर 16 है परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 10 अगस्त 1948 को। ये डेट्स बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं। तो 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। एक दो बार आप इसको 2x स्पीड में देख लेंगे तो सारी डेट्स आपको याद हो जाएंगी। 17 नंबर देखिए भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। 18 नंबर देखिए बार्क का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। इसरो का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, बार्क का पूछ सकते हैं। तो बार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ये बार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है विश्व का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? तो जो एडुसेट है वो विश्व का प्रथम शैक्षणिक उपग्रह है। अगला प्रश्न है रोहिणी प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 19 अगस्त 1979 को रोहिणी का प्रक्षेपण किया गया था। कहां से किया गया था? तो रोहिणी का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया था। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पृथ्वी मिसाइल का प्रथम प्रयोग कब और कहां से किया गया था? तो पृथ्वी मिसाइल का प्रथम प्रयोग फरवरी 1988 में चांदीपुर रेंज से किया गया था। ये जो है पृथ्वी मिसाइल के बारे में बात की गई। 22 नंबर देखिए भारत की प्रथम परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था? तो भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण आपको याद होगा पोखरण में किया गया था। पोखरण कहां पर है? तो राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए इसी को जो है लाफिंग बुद्धा कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था जो पूरी तरह से सफल रहा था और भारत एक परमाणु देश बन गया था? तो ये आपका 11 मई और 13 मई 1998 को यहीं राजस्थान जैसलमेर के पोखरण नामक स्थान पर ही किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उस समय प्रधानमंत्री थे और भारत पहली बार परमाणु शक्ति बन गया था। और इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भी देखा कि अरे भारत ने तो यार परमाणु परीक्षण कर लिया है, चोरी चोरी वो भी परमाणु परीक्षण कर रहा था, उसने भी चुपके से एक धमाका कर दिया और पाकिस्तान भी जो है परमाणु शक्ति वाला देश बन गया था। अगला देखिए 24 नंबर अकेले हिम्मत नहीं थी पाकिस्तान में कि अकेले जो है विस्फोट कर दे, फिर तो अमेरिका दबा ही देता उसको। जब उसने ये देखा कि भाई भारत ने कर दिया तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी विश्व पे कह देंगे जब भारत ने कह दिया कर दिया, आपने उनको कुछ नहीं कहा और हमने कर दिया तो हमारे ऊपर ऐसा कह रहे हो, हम यूएनओ में पक्षपात का आरोप लगा देंगे। तो भारत को देख करके हौसला लेकर के पाकिस्तान ने भी विस्फोट कर दिया था।
नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी पानी के बारे में जानते हैं आप, यह एक विमंदक के रूप में कार्य करता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी पानी का जो सूत्र होता है वो D2 होता है। D2O जो है वो ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड जो है आपका भारी पानी का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, दागो और भूल जाओ तकनीकी पर कौन सा टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, कौन सा ऐसा मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ टेक्निक पर काम करता है? तो वो आपका नाग प्रक्षेपास्त्र है, नाग मिसाइल है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा चुका है 2 बार आपके एमपीटेट में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन है? किसे परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर है, तारापुर परमाणु रिएक्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये जो आपका तारापुर परमाणु रिएक्टर है, ये महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला देखिए, 28 नंबर है, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इन दोनों का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत की राजधानी है। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 29 है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है, अभी हमने आपको बताया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 में थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की गई थी। 31 नंबर देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में ग्रासेट जो है वो किस अवधारणा का घोतक है? ग्रासेट, तो ये आपका ग्रामीणों को सूचित करने के लिए, सूचित नहीं होगा यहाँ पर, ग्रामीणों को शिक्षित करने के लिए ग्रासेट नामक उपग्रह छोड़ा गया था। तो ग्रासेट का संबंध ग्रामीणों को शिक्षित करने से है। अगला देखिए, 32 नंबर है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहाँ से छोड़ा गया था? तो बीकानेर से भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था। 33 नंबर देखिए, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग, मतलब क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो याद रखिएगा, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग स्पेस शटल में किया जाता है। जो स्पेस शटल अंतरिक्ष में जाते हैं उसमें क्रायोजेनिक इंजन एवं क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। 34 नंबर देखिए, भारत के इनसेट 1D का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो 12 जून 1990 को भारत के इनसेट 1D उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था, सैटेलाइट थी। अगर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, इसरो अंतरिक्ष आयोग व अंतरिक्ष विभाग कब अस्तित्व में आए थे? तो देखिए, तीन आपको आपसे तीन पूछे गए हैं, इसरो, कॉमा अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग। तो तीनों को देख लेते हैं। इसरो अभी बताया था 15 अगस्त 1969 को, अंतरिक्ष आयोग 1972 को और अंतरिक्ष विभाग जो है ये भी 1972 को। ऐसे ही सेम टू सेम प्रश्न आपका एमपीटेट में पूछा गया था, वर्ग 2 में यह पूछा गया था। ठीक है, तो तीनों की डेट एक साथ दी गई थी, तो हमने इसको यहाँ पर कवर कर लिया। ये आपके एमपीटेट वर्ग 2 में पूछा गया है, तो वर्ग 3 में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, 36 नंबर है, भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रथम सफल परीक्षण कब हुआ था? तो 1998 में भारत के स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का जो है सफल प्रक्षेपण किया गया था, परीक्षण किया गया था। कहाँ पर? तो महेंद्रगिरी में यह प्रक्षेपण किया गया था। आपने रॉकेटरी जो मूवी आई है, रॉकेटरी, तो वो रॉकेटरी मूवी आपने देखी होगी, उसमें भी दिखाया गया है कि भारत में जो है पहली बार क्रायोजेनिक इंजन का जो है सफल जो है परीक्षण किया गया था। ऐसी मूवीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था? तो आर्यभट्ट जो भारत का प्रथम उपग्रह था, इसका प्रक्षेपण सोवियत संघ रूस से कराया गया था। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, फिर इसी को देख करके, यहीं से सीख लेकर के जो है भारत में अपना क्रायोजेनिक इंजन बनाया था, और जो रॉकेटरी मूवी है वो इसी पर बनाई गई है। अगला देखिए, भास्कर 1 उपग्रह का डिजाइन में निर्माण किसने किया था? जो भास्कर 1 उपग्रह था उसका डिजाइन निर्माण किसने किया था? तो इसरो के द्वारा इसका जो है डिजाइन का निर्माण किया गया था। 39 देखिए, रोहिणी RSD-1 का द्रव्यमान कितना होता है? तो रोहिणी जो RSD-1 था ये आपका 32 किलोग्राम था, इसका जो द्रव्यमान है वो 32 किलोग्राम था, ये आपको याद रखना है। और भार की बात करें तो भार नहीं, किलोग्राम को भार में नहीं मापते हैं, भार को हम न्यूटन में मापते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, जो भार है इसको हम न्यूटन में नापते हैं, और जो आपका द्रव्यमान होता है इसे हम किलोग्राम में नापते हैं। अगला देखिए, भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का क्या नाम है? तो जो भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला है इसे हम इनसेट कहते हैं। इनसेट 1D, इनसेट 2D, आपको इनसेट जो शब्द लगा मिलता है, यह भारत की बहुउद्देशीय उपग्रह श्रृंखला का नाम है। अगला देखिए, 41,
पीएसएलवी के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पीएसएलवी के जो विकास है, लगातार इसका और विकास किया जा रहा है। तो 25,000 किलोग्राम द्रव्यमान वाले उपग्रह की भूतुल्यकालिक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापना करना। तो अगर 25 किलोग्राम से ज़्यादा जो भी वजन वाला जो भी उपग्रह होगा, उसको अपना जो है स्थापित करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम पीएसएलवी का यूज करते हैं और यह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर हम इसको जो है स्थापित करते हैं। जितने भी आपके सैटेलाइट होते हैं, वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। 42 है, साइट कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो ये जन शिक्षा से संबंधित है, साइट कार्यक्रम SITE। और ये किससे शुरू किया गया था? तो अमेरिका के सहयोग से भारत में साइट क्रम की शुरुआत की गई थी। 43 देखिए, भारत का सर्वप्रथम भूस्थैतिक उपग्रह कौन सा था? तो एप्पल जो है वो भारत का सर्वप्रथम भूस्थैतिक उपग्रह था। 44 देखिए, इनसैट कार्यक्रम किसका उद्यम है? तो इनसैट मतलब किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग और दूरदर्शन, इन तीनों ने मिलकर के इनसैट कार्यक्रम को शुरू किया था। अगला 45, भारत सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली विकसित करने वाला कौन से नंबर का देश बन गया? तो 5वें नंबर का देश बन गया था जब भारत ने सुदूर संवेदी उपग्रह प्रणाली लॉन्च की थी। 46 देखिए, 46 है, पहला स्वदेशी निर्मित प्रक्षेपण यान कौन सा है? तो पहला स्वदेश निर्मित प्रक्षेपण यान PSLV C1 है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित पहला रॉकेट कौन सा था? तो पहला रॉकेट रोहिणी 125 को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र से। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। 48 देखिए, इसरो ने 2019 में शुरू किए गए अपने पहले सोलर मिशन का क्या नाम रखा था? तो इसरो ने 2019 में सोलर मिशन शुरू किया गया था, उसका नाम आदित्य L1 रखा है और 2023 में इसको जो है लॉन्च किया गया था। आपको याद होगा, सूर्य के पास हम पहुंचे हैं, ठीक है ना। और लैंग्राज पॉइंट L1 को क्या कहा जाता है? L1 को लैंग्राज पॉइंट कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। 49 देखिए, 49 है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम कब बना था? 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम बना था। 50 नंबर, पृथ्वी के किस क्षेत्र को सर्वप्रथम परमाणु ऊर्जा मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? जो अंटार्कटिका है, इसे परमाणु ऊर्जा मुक्त केंद्र घोषित किया गया है। और आपको जब ईवीएस पढ़ा रहे थे तो अपनी वीडियो में बताया था, अंटार्कटिका के ऊपर ही ओजोन परत में सबसे ज्यादा छिद्र देखने को मिल रहे हैं। अगला देखिए, 51 नंबर देखिए, भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो तारापुर, महाराष्ट्र में भारत का पहला परमाणु बिजली घर प्रारंभ हुआ था। 52 नंबर देखिए, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी केंद्र का क्या नाम है? तो दूसरा जो स्थायी केंद्र है, पहला वाला बंद कर दिया गया है, दूसरे का नाम मैत्री है। और अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत का तीसरा जो स्थायी केंद्र है उसका क्या नाम है? तो तीसरा जो है वो भारती है, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। आगे देखिए, 54 नंबर, रावत भाटा परमाणु बिजली संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो कनाडा के सहयोग से रावत भाटा परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किया गया था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की गई थी? निगम याद रखना, 1987 में निगम की स्थापना की गई थी। 56 नंबर देखिए, भारत के कुल बिजली आपूर्ति में परमाणु ऊर्जा का कितना योगदान है? परमाणु ऊर्जा की मदद से कितनी बिजली बनाई जाती है? तो मात्र 2% योगदान जो है बिजली में परमाणु ऊर्जा का है और पैसा इस पर बहुत खर्च किया जाता है। 57 नंबर देखिए, कैगा परमाणु बिजली घर कहाँ पर है? तो कैगा कर्नाटक में, का से कैगा, का से कर्नाटक, तो कैगा परमाणु बिजली संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। 58 नंबर, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में अप्सरा जो है स्थित है, 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। ये प्रश्न भी आपके एमपी टेट में आया है, याद रखिएगा, ट्राम्बे 1956 अप्सरा, ऐसे याद कर लीजिए। 59 नंबर है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑपरेशन शक्ति 98 क्या है? तो याद रखिएगा, पोखरण में 1998 में हुए परमाणु परीक्षण का जो नाम है वो ऑपरेशन शक्ति 98 रखा गया था। पहले परमाणु परीक्षण जो हुआ था पोखरण में ही 1975 में, क्या नाम था उसका? लाफिंग बुद्धा था। दूसरे वाले का नाम ऑपरेशन शक्ति था। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। पहले वाले में इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, दूसरे वाले में अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। 61 नंबर, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR का गठन कब हुआ था? तो TIFR का गठन 1947 में हुआ था। इसके लिए धन किसके द्वारा दिया गया था? तो इस धन से मदद जो है दोराब जी टाटा ट्रस्ट के द्वारा धन से मदद किया गया था। तो टाटा जी ने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए, है ना। आपका एरोप्लेन में आज आप घूम रहे हैं, टाटा जी की बहुत उसमें योगदान है, ठीक है। 1947 में जो है मूलभूत अनुसंधान संस्थान TIFR का गठन हुआ था। टाटा जी के नाम पर ही भाई लाइक कर दो, है ना। लाइक तो आप करते नहीं हो, वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास। अगला देखिए, 98 भारत द्वारा मतलब 1998 भारत द्वारा प्रक्षेपित हाइड्रोजन बम की क्षमता कितनी थी? तो 43 किलोग्राम के वे हाइड्रोजन बम थे। इतनी क्षमता थी, 43 किलोग्राम, किलो टन ध्यान रखिए, किलो टन है, ठीक है। 43 किलो टन जो है प्रक्षेपित हाइड्रोजन बम की
जो है क्षमता थी, जो 1998 में फोड़े गए थे परमाणु परीक्षण में, ठीक है? और टोटल क्षमता कितनी थी? तो 0.3 और 0.5 किलो टन के जो है आपके छोड़े गए थे, जो 2 परमाणु परीक्षण एक साथ में किए गए थे। 2 बम दागे गए थे, दोनों हाइड्रोजन बम थे। अगला देखिए 63, सीटीबीटी का सीधा संबंध किस विषय से है? अब यही देख कर के, हमको देख कर के पाकिस्तान ने भी दाग दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये लगा कि भैया इन दोनों के पास में परमाणु जो बम हो गए, कल को ये लड़ेंगे तो ये पूरी दुनिया को ही समाप्त कर देंगे। दोनों परमाणु बम दगाएंगे तो पूरी दुनिया को समाप्त कर देंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए सीटीबीटी जो है एक ट्रीटी साइन की गई। ये किससे संबंधित है? तो परमाणु शस्त्र प्रशिक्षण के निषेध संबंधी समझौता, यानी कि अब कोई परमाणु परीक्षण नहीं करेगा। सीटीबीटी पर साइन कीजिए। तो भारत ने भी साइन किए थे और पाकिस्तान ने भी साइन किए थे, दोनों ने साइन किए थे, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला है, अब यहाँ से हम सौरमंडल शुरू कर रहे हैं, ठीक है? सौरमंडल 64 नंबर से शुरू हो रहा है और 111 प्रश्न तक सौरमंडल चलेगा। 111 रुपए का हम जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं 111 प्रश्नों का क्या कहेंगे उसका मतलब कि 111 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है? शुभ कर देते हैं 101 रुपए, 111 रुपए, तो हम 111 प्रश्नों पर आपका शुभ करेंगे, ठीक है? 111 प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, यहाँ से सौर प्रणाली की शुरुआत करते हैं। 64 है, सौर प्रणाली की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कॉपरनिकस महोदय के द्वारा सौर प्रणाली की खोज की गई थी। अगला है, पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, क्योंकि जितने डिग्री पर पृथ्वी झुकी हुई है, लगभग उतनी डिग्री पर ही शुक्र ग्रह भी झुका हुआ है। चलिए 66 नंबर, सौरमंडल का भाग कौन नहीं होता है? तो जो निहारिकाएं हैं, आपको ऑप्शन में मिलेगा, निहारिकाएं सौरमंडल का भाग नहीं होती हैं। बाकी ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, ये सारे के सारे सौरमंडल का हिस्सा होते हैं। 67 नंबर देखिए, ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा किसे कहा जाता है? तो अभिनव तारे को ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा कहा जाता है। 68, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सबसे पहले यह बात किसके द्वारा बताई गई थी? तो कॉपरनिकस महोदय ने बताया कि भैया अभी तक आप लोग तो ये मान रहे थे कि सूर्य जो है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, लेकिन ये गलत है। सही बात यह है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है और सूर्य जो है वो केंद्र में स्थित है, ठीक है? पहले हम लोग यही मानते थे कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं तो हमारी पृथ्वी बड़ी है और सूर्य जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, लेकिन कॉपरनिकस महोदय ने बताया कि ये गलत है। कॉपरनिकस महोदय की बात को बाद में जो है आपके टेलीस्कोप वगैरह आ गए तो वहाँ से पता भी चल गया, वेरीफाई भी हो गया कि हाँ जी, कॉपरनिकस महोदय बिल्कुल सही बता रहे हैं। 69 नंबर देखिए, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देगा? तो 21 जून को सूर्य, हर 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो दिखाई देता है। 70 नंबर देखिए, सूर्य से दूरी के अनुसार आंतरिक ग्रहों का सही क्रम क्या है? तो ये आपका सूर्य है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है। तो आंतरिक ग्रह, इन्हीं चारों ग्रह को हम आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चारों ग्रह को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। 71 नंबर देखिए, सौरमंडल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है। सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ है वो आगे आपको हम बताएंगे। 72 नंबर, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह माना गया है। पृथ्वी पुत्र किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है, हमारे चंदा मामा। 74 नंबर देखिए, किसके बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य, याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला देखिए 75, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 76, मध्य रात्रि के सूर्य का क्या अर्थ है? तो सूर्य का ध्रुवी व्रत में देर तक चमकना, इसी को हम मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। ऑप्शन में मिलेगा आपको, सूर्य का ध्रुवी व्रत में देर तक चमकना क्या कहलाता है? तो हम इसे मध्य रात्रि का सूर्य कहते हैं। 77, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना हिस्सा होता है? तो हाइड्रोजन आपका 71% होता है और 26.5% आपको हीलियम भी देखने को मिलेगा। बाकी 2.5 अन्य गैसेज वहां पर मिलती हैं। 78 देखिए, सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, टेम्परेचर कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सौर पृष्ठ पर आपको देखने को मिलेगा। अगला देखिए 79, इसके बाद में हम मैथ पेडागोजी की वीडियो लेकर के आएंगे। लगभग 50 प्रश्न बहुत ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बच्चे रह गए हैं, उनको हम जो है मैथ पेडागोजी के नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो है, इस वजह से आकाश आपको नीला दिखाई देता है। नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 18 सेकंड का समय लेगा। 81 नंबर देखिए, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे पास स्थित ग्रह है और सबसे कम दिनों में यह सूर्य की परिक्रमा भी लगा लेता है।
चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री कौन से यान से गए थे? तो याद रखिएगा अपोलो 11 से, हमने आपको बताया था नील आर्मस्ट्रांग वगैरह गए थे। अपोलो 11 से चंद्रमा पर गए थे पहली बार अंतरिक्ष यात्री। 83, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो चंद्रमा को हम जीवाश्म ग्रह कहते हैं। हालांकि यह है तो उपग्रह, लेकिन इसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। 84 देखिए, टाइटन किसका उपग्रह है? तो शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, याद रखिएगा। 85 देखिए, अरुण यानी जिसे हम यूरेनस कहते हैं, ग्रह की खोज किसने की थी? तो विलियम हर्शेल के द्वारा अरुण ग्रह की खोज की गई थी। कब? 1781 में इसकी खोज की गई थी। 86 देखिए, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण ग्रह को ही हम लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह जो है वो सूर्य में सबसे दूर है। सबसे लास्ट में आपको वरुण ग्रह दिखाई देगा और सबसे पास में कौन है? बुध ग्रह है। वरुण ग्रह को हम हरा ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह हरे रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं 88। 88 है, ग्रहों के संबंधी जो नियम है वो किसके द्वारा दिए गए थे? तो केपलर महोदय के द्वारा ग्रहों के संबंधित नियम दिए गए थे। 89 देखिए, बिग बैंग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो बिग बैंग सिद्धांत का संबंध ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, हमने आपसे कहा था, आगे आपको बताएंगे कि बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा ही ब्रह्मांड की जो है उत्पत्ति हुई थी। किसने खोज की थी बिग बैंग थ्योरी की? तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेवेंटियर के द्वारा दी गई थी। यह प्रश्न भी आपके एमपी टेट में पूछा जा चुका है। 90 नंबर देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा फँसाने वाला प्रश्न है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? यानी कि जो बुध नक्षत्र होता है, कुल मिलाकर के आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो बुध ग्रह है, उस पर एक साल में कितने दिन होते हैं? तो 88 दिन होते हैं एक साल में, यानी कि एक नक्षत्र में बुध ग्रह पर 88 दिन होते हैं। और ये 88 दिन कैसे हैं? क्योंकि सूर्य की परिक्रमा जो बुध ग्रह है, वो 88 दिनों में कंप्लीट कर लेता है, इसलिए बुध पर एक वर्ष 88 दिनों के बराबर होता है। अपने यहाँ 365 का होता है। 91 देखिए, 91। 91 है, कौन से ग्रहों के कोई भी उपग्रह नहीं है? तो दो ऐसे ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है। पहला है बुध और दूसरा है शुक्र। ठीक है, याद रखिएगा। 92 देखिए, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी होती है? तो तारों के मध्य अगर दूरी ज्ञात करनी है तो वो आपका प्रकाश वर्ष हो जाएगा। और खगोलीय एकक क्या होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक में मापते हैं। अगला देखिए, 93, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बुध ग्रह है। 88 दिनों में सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है। सबसे छोटा ग्रह है भाई अपना। 94 देखिए, आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्रियों को कैसा दिखाई देता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, व्यापम ने कम से कम 100-200 बार अपने हर एग्जाम में ये प्रश्न तो पूछता ही पूछता है। तो आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्रियों को काला दिखाई देता है। 95 देखिए, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो है वह सबसे चमकीला ग्रह है। भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। 96 देखिए, चंद्रमा की सतह एवं उसके आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम क्या कहते हैं? तो चंद्रमा की आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम सेलिनोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिनोलॉजी कहते हैं। नया प्रश्न आपको मिला होगा, ठीक है, इसको हम सेलिनोलॉजी कहते हैं, चंद्रमा का अध्ययन करना। 97, पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो दो ग्रह आपको पृथ्वी के निकट दिखाई देते हैं, एक तो शुक्र होगा, एक मंगल होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। अब यहाँ से कंफ्यूजन हो जाएगा कि पृथ्वी के सबसे पास में कौन सा है? तो शुक्र ग्रह जो इसकी बहन भी है, वो जो है पृथ्वी के सबसे नजदीक है। आपसे पूछा जाएगा पृथ्वी किन दो ग्रहों के मध्य में स्थित है? तो शुक्र और मंगल ग्रहों के बीच में पृथ्वी स्थित है। सुपरनोवा किसे कहते हैं? तो जो एक मृत प्राय तारा होता है, जो मरणासन तारा होता है, मरने लगता है, उसे हम सुपरनोवा कहते हैं। यह सूर्य से कई गुना बड़ा तारा होता है, इसे लाल दानव तारा भी कहते हैं। 99 देखिए, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो ये क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे ग्रह होते हैं, जो कि यहाँ पर सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं पृथ्वी के साथ साथ में, तो ये आपके क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तभी कभी कभी एक आध दो क्षुद्र ग्रह आकर के गिर जाते हैं, वो सांभर जैसी झील जो है उसका निर्माण हो जाता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने है। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो यूरी गागरिन जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये रूसी पायलट है, यानी रूस के रहने वाले थे, और 12 अप्रैल 1961 को ये अंतरिक्ष में गए थे पहली बार। 101 देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा ये अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। और ये दोनों प्रश्न आपके एमपी टेट में पूछे जा चुके हैं, महिला और पुरुष दोनों। बृहस्पति ग्रह की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गैलीलियो महोदय ने 1610 में बृहस्पति ग्रह की खोज की थी। सबसे बड़ा ग्रह है यह हमारे सौरमंडल का। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो कुल 12 वर्ष का समय लगता है बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में। और इसी 12 वर्ष के अंतराल पर ही आपको पता है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जो उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है 12 वर्ष बृहस्पति की वजह से, उसे हम सिंहस्थ कुंभ कहते हैं। यह नाम भी आपको याद रखना है।
104 नंबर देखिए, टोटल 111 प्रश्न हैं, हमने बताया था 100 बताते हैं पर 111 कराते हैं, ठीक है ना? बहुत सारे लोग तो 100 बताते हैं, 90 करवाते हैं, 98 करवाते हैं। अपन बताते कम है, कराते ज़्यादा हैं। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को हम सौंदर्य का देवता कहते हैं। इसे इंग्लिश में वेनिस कहते हैं, वेनिस जो है फ्रांस की एक देवी का भी नाम है। सौरमंडल का सर्वप्रथम अ, क्या क्या हो गया भाई? ये शुद्ध ग्रह नहीं होगा, ये क्षुद्र ग्रह होगा, ठीक है ना? क्षुद्र ग्रह, ठीक है? शुद्ध कौन-सा ग्रह होता है? तो सौरमंडल का सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह कौन-सा है, जिसे वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया था? तो ये आपका साइरस है, जो साइरस नामक क्षुद्र ग्रह है, उसे सबसे पहले वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा गया था। 106 देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसका कलर रेड कलर का हो गया, इसलिए हम इसे लाल ग्रह कहते हैं। 107 उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी महोदय के द्वारा उत्तरी ध्रुव की खोज की गई थी। वहीं दक्षिणी ध्रुव की बात करते हैं, साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो एमंडसेन जो हैं, वो साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं। एमंडसेन वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है व्यापम के द्वारा। अगला देखिए, 109 है, पृथ्वी अपनी कक्षा में गति किस दिशा में करती है? पृथ्वी घूम रही है, सबको पता है, लेकिन किस से किस दिशा में घूम रही है? तो याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। कैसे? पप्पू से याद रखेंगे, पप्पू, ऐसे याद कर लीजिए पप्पू। पा से पश्चिम हो गया और पा से पूर्व हो गया, तो पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूम रही है, लेकिन तारे आपको पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हुए दिखाई देंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, 2 तरह का प्रश्न यहाँ से बन सकता है। पहला प्रश्न बनेगा पृथ्वी किस दिशा में घूम रही है? तो पश्चिम से पूर्व। दूसरा ब बनेगा तारे किस दिशा में दिखाई देते हैं? तो पूर्व से पश्चिम की ओर। चलिए, प्रश्न नंबर 110 की ओर चलते हैं। 110 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी किस दिन सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी के दिन जो पृथ्वी है, वह सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? तो जब अपसौर होता है, उस दिन पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे ज़्यादा दूरी होती है। और जब उपसौर होता है, जब उपसौर होगा, तो पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे कम दूरी होगी। तो उपसौर 3 जनवरी को होता है। अपसौर कब होता है, ये गूगल पर सर्च करके आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। 2 प्रश्न हमने आपसे पूछे हैं। पहला प्रश्न है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? दूसरा, अपसौर किस दिन लगता है? अब हम आपको अपना जो है व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, 7052547003। इस नंबर पर आपको हाय एमपी टेट, आपका एग्जाम किस डेट में है, ये लिख करके सेंड कर देना है। आपको हम ब्रॉडकास्ट में जोड़ देंगे। उससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होंगे या जो वीडियो होगी या जो भी अपडेट होगी, वो हम उस ब्रॉडकास्ट में सेंड करते रहेंगे, ठीक है? तो जिसका भी जब एग्ज़ाम है, आप लोग उस पर मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। और इससे पहले आपको पता है, हम ऑलरेडी एमपी टेट वर्ग 3 पात्रता परीक्षा के लिए हिंदी भाषा में पेडागोजी के टॉप 100 प्रश्न अपलोड कर चुके हैं। सुपर फास्ट रिवीजन के अंतर्गत अगर हिंदी में पूरे नंबर चाहिए, तो ये वीडियो ज़रूर देख करके जाइए। और इससे पहले गणित पेडागोजी की वीडियो अपलोड की है, पर्यावरण की वीडियो अपलोड की है। सारी वीडियो आपको देख के जाना है। प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। इस जगह पर उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियो देख करके जाने हैं। नीचे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से दिया गया है। टेलीग्राम चैनल को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कंटेंट एमपीटेट वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्म में पड़े हुए हैं। बहुत सारी किताबें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में, तो वो सारी किताबें आपको जा करके डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? चलिए, प्लेलिस्ट दिख रही होगी, इस पर क्लिक कीजिए और पूरी प्लेलिस्ट देख करके जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई अपडेट के साथ में, गणित पेडागोजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।